कश्मीर में जितने भी साइन बोर्ड हैं उन साइन बोर्ड्स में अब देवनागरी लिपि, बाकी राज्य हिंदी को क्यों स्वीकार करें इसका कोई कारण हिंदी बता नहीं पाए। हिंदी के माध्यम से दरअसल उत्तर भारत अपनी संस्कृति अपनी पूरी सत्ता थोपना चाहता है। सबसे ज्यादा संसद की सीटें उत्तर भारत में हैं। तो अगर आपका संसद में बहुमत है तो सारी नीतियां आप अपने अनुसार बनवा लें। एक समय हिंदी संस्कृति की वाहन थी, अब जो है वो राजनीतिक सत्ता की प्रतीक हो गई है। सिर्फ धर्म के स्तर पर तो हमने धर्मों की बहुलता स्वीकार की और एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को भी संवैधानिक मान्यता दी, लेकिन हमने भाषा के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया? हमको हिंदी दिवस के बजाय भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। यानी हम अपनी भाषाओं की जो बहुलता है उसका उत्सव मनाएं। आपके कारण दक्षिण भारत प्रभावित होता है, मलयाली भाषी का जीवन प्रभावित होता है, तमिल भाषी का जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि आप तथाकथित हिंदी भाषी तय कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं। क्या अंग्रेजी चाहे न अनचाहे सेक्युलरिज्म की भाषा बन गई है? घृणा, झूठ, हिंसा, हत्या के अभियान में अंग्रेजी की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है जो हो रहा है। आखिर हम ऐसा कैसे अनदेखा कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा समर्थन इन शक्तियों को हिंदी अंचल से मिल रहा है। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। हम हिंदी भाषियों का राष्ट्रीय दिवस आप इसे कह सकते हैं। तो हम तीन लोग, मैं आशुतोष भारद्वाज, अशोक वाजपेयी और प्रोफेसर अपूर्वानंद, हम यहाँ एकत्र हुए हैं हिंदी के कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए। मसलन हम 60 करोड़ हिंदी भाषी हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है और हमारे पास अपार राजनीतिक बल है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक शक्ति कहाँ है, एक प्रश्न है। दूसरा, इतना विपुल लेखन हो रहा है हमारी भाषा में, तमाम प्रकाशन है, तो हमारे जो समाजशास्त्रीय लेखन है उसकी स्थिति क्या है। एक प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में हमारी भाषा ने कुछ बड़े कद्दावर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जन्म दिया है। ऐसे में हिंदी पत्रकारिता कहाँ है? तो और भी प्रश्न होंगे, तो इन पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अशोक वाजपेयी जी से। अशोक जी, आपने पिछले कुछ ही समय पहले आपने एक लेख लिखा है हंस में, और जिसमें आपने हिंदी समाज की बड़ी ही चिंताजनक सी स्थिति प्रकट की है कि जैसे आपको अब हिंदी समाज से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ये तो ठीक ही है कि मुझे हिंदी समाज से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न किया कि हमारा हिंदी भाषियों का ये राष्ट्रीय दिवस है, मैं इसमें थोड़ा तरमीम करना चाहूँगा। ये असल में राजभाषा का मामला है, ये हिंदी भाषा का मामला नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, ये उसी तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस जिस दिन हिंदी राजभाषा घोषित हुई। अब उसको घोषित हुए तो कितने 75 बरस हो गए लगभग। और दिलचस्प ये है कि ये 75 वर्ष हिंदी में हिंदी के राजभाषा न बन पाने के 75 वर्ष हैं। वो आज तक राजभाषा नहीं बनी। औपचारिक रूप से राजभाषा ज़रूर है और हर चीज़ का हिंदी में अनुवाद होता है, लेकिन सारे फैसले अंग्रेज़ी में होते हैं। और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे आज की हिंदी प्रेमी केंद्र सरकार हो, चाहे और राज्यों की सरकारें हों, तो एक तो इस मामले में साफ रहना चाहिए कि ये हिंदी दिवस राजभाषा हिंदी दिवस है। एक दूसरी बात ये है कि ये राजभाषा एक खग भाषा है जिसको दूसरे खग ही समझते हैं। यानी जो सामान्य जनता है, हम और आप जैसे नागरिक हैं। मैं एक ज़माने में भारत सरकार में था, तो पहली बार मैंने जब
अंग्रेजी में कैबिनेट नोट बनाया तो उसका हिंदी अनुवाद होना था। तो पता चला कि यहाँ एक हिंदी अधिकारी हैं मंत्रालय में, तो उनको चला गया। अब वो जब होके आया तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो मैं एक डेढ़ पेज पूरा पढ़ गया, मेरी समझ ही नहीं आया कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो मैंने कहा भाई वो हिंदी अधिकारी को बुलाओ। तो एक महिला थी, वो आई। अब मैंने कहा ये आपने क्या लिखा है, इसका कोई मतलब तो निकलता नहीं है। कहने नहीं, मैं तो वो जो भी राजभाषा शब्दकोश है उसी से मैंने सभी लिया। तो अगर हिंदी को राजभाषा बनाने का तर्क ये था कि राजकाज को जनभाषा में होना चाहिए, तो कम से कम राजभाषा कभी भी जनभाषा नहीं बनी, ना वो जनभाषा से इतनी दूर है। उसकी तो दिलचस्पी ये है कि वो साहित्य की भाषा से दूर है, वो आम बोलचाल की भाषा से दूर है, वो विद्वत्ता और आलोचना की भाषा से दूर है। वो किसकी भाषा है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि हिंदी राजभाषा क्यों नहीं बन पाई, और जो भी स्वरूप उसको हम देखते हैं आधिकारिक पत्रावलियों में, पत्राचारों में, वह बड़ा कृत्रिम दिखाई देता है? जैसे कि अशोक जी ने कहा, वो जनभाषा नहीं है, बौद्धिकता की भाषा नहीं है, साहित्य की भी भाषा नहीं है। वह तो एक पक्ष है जिसके बारे में अशोक जी ने कहा कि जो राजभाषा हिंदी है वह दरअसल किसी की समझ में नहीं आएगी, तो वह जनभाषा तो कतई नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है उसके राजभाषा न बनने का, तो यह महत्वाकांक्षा ही कुछ गलत थी शुरू से। और वह इसलिए कि भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें अनेक भाषाएं हैं, और उन सारी भाषाओं का अपना दावा है। तमिलनाडु में जो तमिल है, या केरला में जो केरल है, या कर्नाटका में जो कन्नड़ है, या आप मेघालय चले जाएं या कहीं और चले जाएं, तो उनका यह कहना है कि हम सब एक अर्थ में स्वायत्त हैं। हमारा कामकाज हमारी भाषा में होना चाहिए, वो हिंदी में क्यों होना चाहिए। अब हाल में आपने सुना होगा कि कश्मीर में जितने भी साइन बोर्ड हैं, उन साइन बोर्ड्स में अब देवनागरी लिपि आ रही है। आ रही है। और वहाँ की भाषा तो नहीं है, वो भी एक अलग चर्चा का विषय है कि उर्दू जो थी उसको हटाकर देवनागरी में सारे साइन बोर्ड्स हैं, और इसका विरोध वहाँ हो रहा है। उसी प्रकार कर्नाटका में कोशिश की गई कि हिंदी के साइन बोर्ड्स हों। तो एक शुरू से ही यह द्वंद्व रहा कि जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात हुई और हुआ कि ये कुछ वर्षों में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी ही हो जाएगी, तो भारी विरोध हुआ इसका। तमिलनाडु में आप जानते हैं इसका भारी विरोध हुआ, बाकी जगह विरोध हुआ, जैसे में तो आत्महत्या वगैरह की। हाँ। तो इस वजह से अंग्रेजी राजभाषा साथ साथ रही। तो और हिंदी की तरफ से यह दावा किया जाने लगा कि हिंदी ही भारत को एक रख सकती है। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया कि आप ही भारत का वहन करते हैं और आप ही भारत के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। इसने काफी नुकसान पहुंचाया। तो बाकी राज्य हिंदी को क्यों स्वीकार करें, इसका कोई कारण हिंदी बता नहीं पाए क्यों हिंदी को स्वीकार करना चाहिए। आजादी के पहले जो हिंदी सीखने की प्रवृत्ति दूसरे राज्यों में थी, तमिलनाडु में थी, सी राजगोपालाचार्य तो हिंदी प्रचारक थे, बाकी सारे लोग। आजादी के बाद तुरंत संदेह पैदा हो गया कि हिंदी के माध्यम से, हिंदी क्या है, हिंदी के माध्यम से दरअसल उत्तर भारत अपनी संस्कृति अपनी पूरी सत्ता थोपना चाहता है। और इसका एक कारण और था। इसका कारण यह था कि सबसे ज्यादा संसद की सीटें उत्तर भारत में हैं। तो अगर आपका संसद में बहुमत है तो सारी नीतियां आप अपने अनुसार बनवा लेंगे। यह आशंका भी थी। तो कई चीजें मिली जुली थी जिसके चलते जिन्हें आप गैर हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, उनको हिंदी को स्वीकार न करने के जायज कारण थे उनके पास। तो एक तो यह है। लेकिन खुद हिंदी प्रदेश में हिंदी राजभाषा न बन पाई, उसके कारण अशोक जी ने बतलाया है कि आपने हिंदी को इतना बनावटी, वो राजभाषा हिंदी को इतना बनावटी बनाया। अब यह एक है राजभाषा कोश। दूसरा जो आदेश आया, वो आदेश यह था कि जो किताबें भी लिखी जाएंगी एनसीईआरटी की हिंदी में, वे किताबें भी जो आधिकारिक कोश है, उन कोशों में जो हिंदी है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा।
जो कि हमारे शब्दों से बहुत दूर है। बहुत दूर है। तो आप कल्पना कीजिए कि मैं इतिहास में किताब लिख रहा हूँ, विज्ञान की किताब लिख रहा हूँ, लेकिन वैज्ञानिक को वह तकनीकी और शब्दावली आयोग का कोश लेकर बैठना है और उसे लिखना है। तो फिर ये किस तरह की हिंदी बनेगी? असल में देखिए, मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था, और मैंने इसका सुझाव भी 2-3 बार दिया और बड़े ऊंचे स्तर पर दिया, कि हमको हिंदी दिवस के बजाय भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। यानी हम अपनी भाषाओं की जो बहुलता है उसका उत्सव मनाएं, बजाय एक भाषा के कुछ करने के। और अगर अभी आप ध्यान दें, हिंदी उत्सव कौन मनाता है, यानी हिंदी दिवस कौन मनाता है? सरकारी इदारे या इस तरह की संस्थाएं, कोई गैर सरकारी नहीं मनाता। इसी से ये प्रकट है कि ये हिंदी का पर्व नहीं होता, ये तो सरकारी पर्व है। एक दूसरा ये हुआ है कि, और ये विचित्र है, ये सही है कि हिंदी में आज भी किसी भी भारतीय भाषा के मुकाबले अधिक दूसरी भाषाओं से अनुवाद होते हैं, और इस अर्थ में हिंदी बड़ी आतिथेय भाषा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हिंदी के बारे में जिन पूर्वग्रहों का जिक्र किया अभी अपूर्वानंद जी ने, वो बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ये धारणा है कि हिंदी उत्तर भारत के वर्चस्व का माध्यम है, और हिंदी ने अपने को ऐसे माध्यम होने से इनकार करने के लिए कुछ नहीं किया। मैं इस प्रश्न को थोड़ा खोलता हूँ। आपने राजगोपालाचारी का जिक्र किया अभी। 1920 के आसपास महात्मा गांधी ने अपने सबसे छोटे बेटे देवदास को तमिलनाडु भेजा था कि वे जाकर हिंदी का प्रचार करें। तो क्या उस समय अगर उनकी स्वीकार्यता थी, क्या उसकी वजह ये थी कि एक समय हिंदी संस्कृति की वाहन थी, अब जो है वो राजनीतिक सत्ता की प्रतीक हो गई है, सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व की प्रतीक है। हिंदी अपनी संस्कृति को लेकर नहीं जा रही इन इलाकों में। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या मैं तो समझता हूँ वर्चस्व का प्रतीक अधिक है राजनीतिक मतलब सत्ता का। ये तो सही है। अगर आप उस ज़माने की बात करें तो जो हिंदी प्रचारित भी हो रही थी और प्रसारित भी हो रही थी, खुद महात्मा गांधी की हिंदी, उसमें और उर्दू में बहुत दूरी नहीं थी। और उस समय जो हिंदी का प्रचार प्रसार था वो एक तरह की राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार का भी माध्यम बनी, और उसमें हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, ये भी हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद जब ये मसला पेश हुआ कि अब अव्वल तो जैसे हमने ये स्वीकार नहीं किया कि एक धर्म, एक देश, एक धर्म, एक भाषा, जो कि यूरोप का मॉडल था, तो हमने भाषा के स्तर पर, धर्म के स्तर पर तो हमने धर्मों की बहुलता स्वीकार की और एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को भी संवैधानिक मान्यता दी। लेकिन हमने भाषा के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया? हमने क्यों इसको इस तरह पेश नहीं किया जो कि उसका मूल उद्देश्य था कि राज्यों के बीच जब संवाद होगा तो वो किसी एक भाषा में होगा, क्योंकि दोनों राज्यों की दो अलग अलग भाषाएं हैं। वो संवाद हिंदी में हो ऐसा संभव था अगर उसने अपने को इस राजनीति से दूर रखा होता और अगर उसने स्वयं अपने को ऐसे विकसित किया होता। तो इसलिए इन दोनों कारणों से एक तरह का क्या कहें, विच्छेद प्रयास हुआ और विच्छेद हुआ, और हिंदी प्रेमियों की भी इसमें बड़ी नकारात्मक भूमिका है। मतलब हिंदी प्रेम इस कदर बढ़ा कि उन्होंने फिर दूसरी भाषाओं की अवज्ञा करना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि अगर आप
संस्कृति के इतिहास को देखें तो भक्ति काव्य संभवतः पहला ऐसा काल था जिसमें वो एक अखिल भारतीय परिघटना बना। यानी भक्त कवि सिर्फ उत्तर भारत में नहीं थे, दक्षिण भारत में थे, और मराठी में थे, असम में थे, कई भाषाओं में थे, और उनकी आपस में एक तरह का संवाद भी था और लोग जानते थे। बहुत लोग तो बाद में तक नहीं जान पाए कि नरसिंह मेहता या नामदेव जो हैं वो हिंदी के कवि नहीं हैं, मतलब वो अवधी या ब्रज के कवि थोड़ी थे। दूसरी बात, जब आधुनिकता का पहला दौर आया तब भी ये था कि वो हर जगह आया, और आधुनिकता में जब प्रगतिशीलता का एक दौर आया तो उसमें भी एक अखिल भारतीयता पैदा हुई। इसके बाद आप देखें कि ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसके अंतर्गत सब भाषाओं में कुछ न कुछ एक साझेदारी पैदा हो सके। ये जिम्मेदारी अपनी जनसंख्या के आधार पर और जनबल के आधार पर हिंदी को लेना चाहिए थी, और ये हिंदी ने नहीं किया। एक ज़माने में कुछ कोशिश हम लोगों ने करने की सोची थी। मसलन हिंदी में जीवनानंद दास पर कोई पुस्तक किसी ने क्यों नहीं लिखी, या कि अनंत मूर्ति पर कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखी। यानी हमारी आलोचना को ये कर सकना चाहिए था कि हम एक ऐसा परिसर अपने लिए बनाते जिसमें अन्य भाषा के मूर्धन्यों पर भी हम विचार कर। आखिर यूरोप में अंग्रेजी में ही कितने फ्रेंच और रूसी और जर्मन लेखकों पर पूरी किताबें हैं, तो हमारे यहाँ हमने क्यों नहीं ऐसा किया। अगर हमको इसकी परवाह थी कि हम एक अखिल भारतीय भाषा समाज को जोड़ने का काम करेंगे, वो हिंदी नहीं कर पाए। वो हिंदी नहीं। उसका एक दूसरा पक्ष है, जैसे आजादी के बाद जो फिक्र शुरू हुई, चिंता शुरू हुई, वो ये कि जो संसाधन है, सार्वजनिक संसाधन है, उनका बंटवारा कैसे होगा, उन पर अधिकार किनका होगा, ये तय कौन करेगा। तो जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि आपके पास संसदीय सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है जनसंख्या के कारण कि आप नीतियां तय करते हैं, आपके कारण दक्षिण भारत प्रभावित होता है, मलयाली भाषी का जीवन प्रभावित होता है, तमिल भाषी का जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि आप तथाकथित हिंदी भाषी तय कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं। अब उसमें एक दूसरी बात भी है, वो ये कि यह हिंदी हमारी पहली भाषा नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हिंदी हमारी दूसरी भाषा है। अभी भी मैं अपनी कक्षा में जब पूछता हूँ छात्र छात्राओं से, तो उनमें से 95% की पहली भाषा कुछ और होती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, कुछ और। तो ये हिंदी जो जनगणना में लिखवाई गई कि यह मातृभाषा है, ये मातृभाषा उस रूप में तो है नहीं। तो आपने संख्या बनाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल किया, एक जनसंख्या बनाने के लिए, ये जनसंख्या का एक उपकरण बन गया, और उसके बाद आपने दावा पेश किया, तो जाहिर है इससे दूसरों में संदेह पैदा होगा। अब आजादी के फौरन बाद यह चिंता थी कि इस बहुभाषी देश को एक राष्ट्र बनना चाहिए, और उसके लिए कई तरह की तरकीबें निकाली गई। तो हुआ कि शिक्षा एक तरीका है, उसमें त्रिभाषा सूत्र हम लाएंगे। त्रिभाषा सूत्र कोई शिक्षा शास्त्रीय सूत्र नहीं है, वो एक सुझाव है, और उसमें सद्भावना उसके पीछे थी। वो ये था कि अगर आप बिहार के हैं तो आप हिंदी सीखेंगे, हिंदी भी सीखने की भाषा है, ये फिर हम सारे लोग जान लें कि हिंदी कोई घर में घर से लेकर नहीं आता है, जो उसको हम बोल रहे हैं स्कूल में सीखना पड़ता है, उसको फिर कॉलेज में सीखना पड़ता है, और अंत तक उसमें परेशानी आती है। एक भोजपुरी भाषी को आती है परेशानी, मगही भाषी को, अवधी भाषी को, क्योंकि व्याकरण एकदम अलग अलग है सबके। तो बहरहाल त्रिभाषा सूत्र में था कि आप एक भाषा अपने यहाँ की सीखें, एक तो खैर अंग्रेजी चूंकि वो जरूरत की भाषा है, और एक कोई अन्य भारतीय भाषा आप सीखें। उसका हश्र क्या हुआ, उसका हश्र ये हुआ कि उत्तर भारत के जितने राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह, वहां तीसरी भाषा या तीसरी भाषा के रूप में सबने संस्कृत
ले ली, मलयालम, तमिल, तो आपको मराठी कहीं तक नहीं ली। मराठी, बांग्ला जो काफी प्रचलित थी इन राज्यों में, वह भी आपने नहीं ली। तो इन राज्यों में कहीं कोई ना तो बांग्ला शिक्षक है, ना तमिल शिक्षक है, जबकि कर्नाटका में हिंदी शिक्षक है, बाकी जगह हिंदी केरल शिक्षक में है, मिल जाएंगे आप। केरल में। तो बाकी राज्यों ने देखा कि आप कर क्या रहे हैं, हम तो हिंदी सीख रहे हैं, आपकी कोई रुचि हम में नहीं है। इससे भी हिंदी के प्रति विरक्ति और थोड़ी वैमनस्य भी। नाराजगी बढ़ी कि यह आप दरअसल कब्जा करने की भाषा है, इस भाषा में कोई सद्भाव नहीं है। और यह बहुत गलत नहीं था, क्योंकि अभी गृह मंत्री कुछ महीने पहले या पिछले वर्ष गए थे उत्तर पूर्व के राज्यों के दौरे पर, और वहां जाकर उन्होंने क्या घोषणा की, इस घोषणा के लिए काफी हिमाकत चाहिए। उन्होंने कहा उत्तर पूर्व के राज्यों की संपर्क भाषा हिंदी होगी। अब भाषाओं के मामले में वो सबसे समृद्ध इलाका है, वहां जाकर आप यह घोषणा कर सकते हैं कि हिंदी होगी। और फिर उन्होंने, अगर मुझे संख्या गलत याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम 22,000 हिंदी शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब ये सारी चीजें, यानी हिंदी शिक्षक तो आप कहाँ नौकरी ला रहे हैं, किसके लिए नौकरी आ रही है, खासी भाषी के लिए आएगी कि नहीं, तमिल भाषी के लिए, तो ये व्यावहारिक आपस में प्रश्न लड़े। है। मैं यहाँ से उठता हूँ, अब मैं इस विषय से दूसरे पर आता हूँ। जो बात हुई थी कि हिंदी में समाज शास्त्रीय लेखन, समाज यानी कि साहित्य से इतर लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास से इतर लेखन, इसकी क्या स्थिति आप देखते हैं? आप ही से शुरू करता हूँ पहले मैं, क्योंकि आप अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं। इसमें अक्सर इस बात का काफी रोना रोया जाता है कि हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं है। और अब इसे आप दुर्घटना कहें या एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप जो उपनिवेशवाद ने किया, वो हस्तक्षेप कहें, और उस हस्तक्षेप के चलते जो हमारी दिशा एक बन गई, वह आप मान लें। लेकिन यहाँ हुआ ये कि समाज विज्ञान की भाषा, विज्ञान की भाषा अंग्रेजी हो गई, और उस अंग्रेजी में समाज विज्ञान करने वालों की कई पीढ़ियां बन गई। तो वो पूरा अभ्यास विश्वविद्यालयों में उसका हुआ। ये सिर्फ हिंदी के साथ ये बात नहीं हुई, ये बात बांग्ला, मलयालम, बात तो आप बंगाल चले जाएं या केरला चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, समाज वैज्ञानिक अंग्रेजी में लिखते हैं। और उसका एक कारण है, उसका कारण यह है कि एक राजनीति शास्त्री दरअसल राजनीति शास्त्र कर रहा है, तो राजनीति शास्त्र करते हुए उसे अमेरिका के राजनीति शास्त्री से भी संवाद करना है, उसको चीन के, तो वो एक सामान्य भाषा अंग्रेजी है जिसमें वो काम करता है, और वह अपने हम पेशा लोगों से बातचीत कर सकता है या कर सकती है। अगर वह हिंदी में लिखने लगे या मलयालम में लिखने लगे या बांग्ला में लिखने लगे, तो वह इस हम पेशा समूह के लिए अदृश्य हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। या तो वह इतना जबरदस्त हो कि उसे कोई बांग्ला से अंग्रेजी में, जैसे फ्रेंड्स से लोग लाते हैं अंग्रेजी में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, फ्रेंच से लाते हैं, दूसरी जर्मन से लाते हैं, दूसरी भाषाओं से लाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ ऐतिहासिक कारणों से वो अभ्यास बन गया, और वह किसी को फिर जबरदस्ती नहीं मालूम पड़ा, लोगों ने सीखा और कर लिया। तो उसका हम रोना रोएं या उसको अब एक स्थिति माने कि वह है, कि समाज विज्ञान उसी में होगा, विज्ञान उसी में होगा, और आप इस बात को स्वीकार करें। अगर आप उसे स्थिति मानेंगे, स्वीकार लेंगे, तो क्या यह प्रश्न नहीं उठेगा कि फिर हिंदी निरंतर और दरिद्र होती जाएगी उस क्षेत्र से? मन आपने ये बहुत बड़ा जो कैचमेंट एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको आपने त्याग दिया है कि ये हमारा नहीं है, यहाँ हम अंग्रेजी में काम कर लेंगे। अशोक जी बोले उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसलन मैं आपसे पूछूंगा कि मैं एक राजनीति शास्त्री हूँ, है ना, या मैंने राजनीति विज्ञान पढ़ा है, और मुझे अब उसमें आगे अकादमिक दुनिया में जाना है, बाकी दुनिया में जाना है, मुझे शोध पत्र लिखना है, ठीक है। अब मैं शोध पत्र एक लिखूं 6 महीना मेहनत करके अंग्रेजी में, तो वह शोध पत्र पढ़ा जाएगा, मुझे राय मिलेगी। और मैं शोध पत्र लिखूं मेहनत करके हिंदी में, जिस पर मुझे कोई राय नहीं मिलेगी, फिर मुझे मेहनत करके उसको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, ताकि मैं अपने फिर हम पेशा लोगों से भेजूं ताकि मुझे राय मिले, और फिर उसे शामिल किया जाए मेरे बात को। मैं क्या करूं?
बहरहाल मतलब ये मेरा एक मतलब प्रश्न है जो मेरा सरोकार ये है कि ये जो स्थिति है ये सतत बनी रहेगी, और अगर इसे हम कहीं ना कहीं तो पलटें। चेक है मसलन, चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य है इस समय, बहुत ही छोटा सा देश है। उसने जब जर्मनी हावी था चेक गणराज्य पर, उन्होंने उस चंगुल को हटाकर तय किया कि हमें अपनी भाषा में काम करना शुरू करना है, और तमाम चीज़ें उनके यहाँ होती हैं। इटली और जर्मनी और फ्रांस तो आप भूल ही जाइए। देखिए, इसमें दो चार विडंबनाएं हैं। एक विडंबना ये है कि हमारा सारा सामाजिक तथाकथित समाज वैज्ञानिक चिंतन हिंदी में जो भी होता है वो तो अंग्रेज़ी में ही होता है, जिसका कुछ औचित्य भी है, पूर्णानंद जी ने बताया। लेकिन विचित्र ये है कि हिंदी आलोचना जो है वो ठीक इसी समय एक तरह के समाजशास्त्रीय आलोचना बन के रह गई है। साहित्य की आलोचना आप कह रहे हैं। साहित्य की आलोचना, यानी उसमें साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ने, उसका आस्वादन लेने की जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। तो एक तो ये विडंबना है। दूसरी विडंबना ये है कि हिंदी क्षेत्र में ज्ञानोत्पादन की क्या स्थिति है। यानी सिर्फ समाजशास्त्र ही एकमात्र ज्ञान की विधा तो नहीं है, इतिहास इत्यादि इत्यादि, प्राणी शास्त्र है और दूसरे विज्ञान है वगैरह, खगोल शास्त्र जी। अगर आप हिंदी अंचल के विश्वविद्यालयों पर ध्यान दें तो इससे अधिक दुर्दशा नहीं हो सकती कि ज्ञानोत्पादन के क्षेत्र में हिंदी का योगदान लगभग शून्य है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं था। अभी कुछ दशकों पहले ऐसे लोग थे जिनका अपने क्षेत्रों में हिंदी में लिखा गया ज्ञान में इजाफा माना जाता। वासुदेव शरण अग्रवाल, हज़ाइर प्रसाद द्विवेदी और जो मोती चंद्र, राय कृष्ण दास इत्यादि इत्यादि, उन्होंने भले एक सीमित क्षेत्र में ही काम किया, वो सब भी बंद हो गया। तो हिंदी इस समय एक ज्ञान शून्य भाषा है। उसमें जो कुछ ज्ञान की स्मृति है वो अव्वल तो अपने ही ज्ञान की स्मृति नहीं है। हमने किसी को नहीं देखा कि उसने कहा हो कि भाई वासुदेव शरण अग्रवाल को फिर से पढ़ना चाहिए, या किसी ने कहा हो कि हम मोती चंद्र ने जो लिखा है वो फिर से पढ़ें। जबकि अगर आप इनकी पुस्तकें देखें तो अद्भुत हैं। उस समय कपिला वात्स्यायन उनकी पहली पीएचडी के, हाँ, वो तो वासुदेव शरण अग्रवाल उनके वो थे। तो एक तीसरी स्थिति ये है कि न सिर्फ ज्ञान का उत्पादन हिंदी में नहीं हुआ है, ज्ञान का अपमान होना हिंदी में सबसे ज़्यादा हुआ है और शुरू हुआ है। और वर्तमान निज़ाम के दौरान तो अज्ञान का इतना महिमा मंडन उसमें करने वालों में बहुत बड़ी संख्या हिंदी के अध्यापकों और हिंदी के शोधकर्ताओं इत्यादि की है। तो जिस भाषा में ज्ञानोत्पादन नहीं है, जिस भाषा में ज्ञान की बहुत ही क्षीण स्मृति है, जिस भाषा को ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं लगती, उस भाषा में तो ये लगभग अनिवार्य है कि वहाँ ज्ञान का अवमूल्यन और अज्ञान का महिमा मंडन होगा, जो हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक संवाद में इस समय हिंदी झूठ की, नफरत की, झगड़े झांसों की, गाली गलौज की लगभग राजभाषा बन गई है। यहाँ मैं आप पूछूंगा, अशोक जी का पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह तर्क या प्रस्तावना रही है कि हिंदी सांप्रदायिकता की भाषा हो गई है। ये सही है कि 80 के बाद जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला है वो हमारे क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में सबसे अधिक है, लेकिन इस प्रस्तावना से आप कितने सहमत हैं कि हिंदी सांप्रदायिकता की भाषा? नहीं, हिंदी एकमात्र अगर कहेंगे तब मैं सहमत मैं नहीं एकमात्र रहूंगा, नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एकमात्र वो नहीं कह रहे हैं।
तो मैं इससे एक हद तक सहमत हूँ, और उसका कारण यह है, आप तो पत्रकार हैं, हम सबको याद है कि जब तथाकथित राम जन्मभूमि आंदोलन, तथाकथित क्या, राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, तो उसका उसका एक वाहक हिंदी के अखबार थे। दैनिक आज। हाँ, और उस वक्त मुझे याद है एडिटर्स गिल्ड की एक टीम बनी थी जिसमें रघुवीर सहाय थे, और उन्होंने पूरा दौरा किया था और उसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने जिम्मेवार ठहराया था उस हिंसा के लिए हिंदी के अखबारों को, जो हिंदी के अखबार थे। अभी भी मुझे उसकी याद है कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के रहते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद को घेरने की और उस पर हमला करने की कोशिश हुई, और वहां के प्रशासन ने गोली चलाने का आदेश दिया, तो शायद 11 या 12 लोग मारे गए थे। लेकिन हर अखबार ने छापा कि सरजू का पानी लाल हो गया कार सेवकों के खून से। तो रिपोर्टर्स ने कहा कि हमें फोन आ रहा था संपादक का कि आप ये कहिए कि हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। रिपोर्टर्स ने कहा कि हम जानते हैं कि 10-12 मारे गए। तो यह जो अभियान शुरू किया हिंदी पत्रकारिता ने, वह सचमुच एक घृणा और हिंसा का अभियान था। लेकिन उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आप यह श्रेय सिर्फ हिंदी को ना दें, क्योंकि अगर आप असमिया के अखबारों को देखें, असमिया टीवी को देखें, आप गुजराती 2002 की गुजरात की हिंसा की शुरुआत करने का श्रेय गुजरात के अखबार को है, संदेश को है। उसी तरह आप कन्नड़ मीडिया को देख लें, तो एक तरह से जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में एक प्रवृत्ति है सहज कि वो इस घृणा को और इस हिंसा को, और पिछले 10-12 वर्षों में वो और बहुत तीव्र हो गई है, मुसलमान और ईसाई विरोधी घृणा और हिंसा को वो भड़काएं। सिर्फ वो ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है और उसको बता रही है, बल्कि वो सक्रिय रूप से भड़का रही है, और इसमें हिंदी सबसे आगे है, ये कहने में कोई शक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं थोड़ा सा एक दृष्टांत देते हुए फिर एक प्रश्न पूछूंगा आप दोनों से। 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो इंडिया टुडे का अंग्रेजी एडिशन ने उसने कवर स्टोरी दी थी, इंडिया शेम। आज की तारीख में तो इंडिया टुडे कर ही नहीं सकता है, अब तो कार सेवक भेज रहा है वो, इसलिए इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं इंडिया टुडे को बड़े ऊंचे उस पर पायदान पर चढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक इतिहास का पन्ना बता रहा हूँ। तो उसी समय इंडिया टुडे का गुजराती संस्करण भी निकलता था, तो गुजराती संस्करण में बवाल हो गया था कि ये तो हमारे यहाँ संभव ही नहीं है, हम ये हेडलाइन, ये कवर स्टोरी दे पाएंगे इस तरह से। तो 92 में भी एक भारतीय भाषा में, जो कि हिंदी प्रदेश से दूर है, काफ़ी दूर है भौगोलिक अयोध्या के हिसाब से, वहाँ भी वही नफरत का माहौल था। अब ये कहते हुए मैं एक बात, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जब आप भारतीय भाषाओं की बार बार बात करते हैं, क्या अंग्रेज़ी चाहे न अनचाहे सेक्युलरिज्म की भाषा बन गई है? अंग्रेजी के कुछ मीडिया, कुछ संस्थान कम से कम बचाए हुए हैं, क्या आप ये इंगित करना चाह रहे हैं, जबकि भारतीय भाषाओं ने प्रायः समर्पण कर दिया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि घृणा, झूठ, हिंसा, हत्या के अभियान में अंग्रेजी की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी शक्ति अलग है, उसका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है, और उनमें से कुछ इदारे या कुछ मंच फिर भी कुछ उदार और विवेकपूर्ण बने हुए हैं। तो ऐसे तो हिंदी में भी बने हुए हैं, हम जहाँ बैठे वही बना हुआ है, और भी भाषाओं में ऐसे बने हुए हैं। तो ये नहीं है कि इन भाषाओं में इस सब का विरोध करने की कोई प्रवृत्ति नहीं बची है। ये हिंदी में भी है और अन्य भाषाओं में भी है, अंग्रेजी में भी उतनी ही है। अंग्रेजी के अखबार भी कुल मिलाकर, इधर उधर थोड़ा कुछ होंगे अखबार ऐसे जो अपेक्षाकृत उदार या विवेकपूर्ण लगते हों, लेकिन कुल मिलाकर तो वो इस अभियान में शामिल है। और ये इसलिए ये हिंदी का बचाव नहीं हो सकता। यानी हिंदी की सांप्रदायिकता और उसकी धर्मांधता और उसकी जातिवादी
प्रवृत्तियों को इसलिए हम माफ़ नहीं कर सकते कि ये तो भाई हर भाषा में हो रहा है, तो हिंदी में भी हो रहा है। हिंदी में होने का मतलब ज़्यादा विकराल है, संख्या बल है, राजनीतिक बल है। इतना बड़ा क्षेत्र है, 8 राज्य हैं, 8 या 9 कितने हैं, इतने राज्य हैं, उनमें सब में प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे हम अभी तो फिर भी ऐसे लोग बचे हुए हैं। ऐसा वक्त आ सकता है, हो सकता है हम लोगों के जीवन के बाद आए, कम से कम मेरे जीवन के बाद, जब ऐसा प्रतिरोध करने की शक्ति भी हिंदी में न बचे। क्योंकि जो हो रहा है, आखिर हम ऐसा कैसे अनदेखा कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समर्थन इन शक्तियों को हिंदी अंचल से मिल रहा है, संख्या बल की वजह से सबसे बड़ी। आप हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पर कुछ कहना चाहेंगे, उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? इससे मैं सहमत हूँ और उसमें मैं जोड़ना ये चाहता हूँ कि अंग्रेजी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक अपराध यह है, क्योंकि कई कुंठाएं हैं हमारी, उनमें से एक कुंठा यह है कि हमें बौद्धिक स्वीकृति अंग्रेजी के माध्यम से मिलती है। मतलब हमारा जो हैसियत है वो तय अंग्रेजी करती है। तो अगर अंग्रेजी कह देगी कि आप बड़े लेखक हैं, तो हिंदी वाले भी आपको बड़ा लेखक मान लेंगे। या ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं ग्रंथि है। उसके कारण अंग्रेजी पर जिम्मेवारी भी ज्यादा है। लेकिन अब अंग्रेजी के लोग क्या कर रहे हैं, वो वैध ठहरा रहे हैं, इस सांप्रदायिक उसको वैधता प्रदान कर रहे हैं। तो अंग्रेजी के कुछ अखबार जो दावा करते थे कि वो अत्यंत ही बौद्धिक मंच प्रदान करते हैं, वो हर तीसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी छुटभइये या किसी और का लेख अनिवार्यतः प्रकाशित करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आपके जो संपादकीय मानक हैं, उस संपादकीय मानक पर आप शायद दूसरे किसी का वैसा लेख नहीं छापेंगे, लेकिन आप यह धड़ल्ले से कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों का या सरकार से जुड़े हुए लोगों का। आज ही मैंने प्रधानमंत्री का मोहन भागवत पर कई जगहों लेख देखा है, कई जगहों पर। तो यह अंग्रेजी अब इसको इस तरह से कर रही है, अंग्रेजी के लोग कर रहे हैं कि मैं कह सकता हूं कि इस मामले में उनका अपराध हिंदी से ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी वैधता उनसे हासिल करना चाहते हैं, और उसी मंच से जहां वो छप रहे हैं। हाँ, इसलिए वो खासकर चाहते हैं कि वो अखबार उनको छापें। उस जगह मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान लीजिए अखबार औ तो छाप ही देगा, अखबार बौ छाप ही देगा, लेकिन यहां छपने से मेरी हैसियत ऊपर चली जाएगी और वह छाप रहा है, तो इससे उस अखबार की भी कम होगी देर सवेर, वह अलग बात है। लेकिन हाँ। अभी वो ये कर रहा है। हम वापस हिंदी के मसले पर आते हैं, चूंकि पत्रकारिता की बात की। पिछले वर्षों में, कुछ वर्षों में हिंदी के कुछ प्रख्यात यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन हिंदी की गद्य पत्रकारिता कहाँ है? वे लोग कहाँ हैं जो लिखते हैं अंग्रेजी में? फिर भी कुछ अखबार बचे हैं, कुछ पत्रिकाएं बची हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के अखबार पत्रिकाएं, आप किस अखबार को पढ़ते हैं सुबह हिंदी में? कोई हिंदी का कोई अखबार नहीं पढ़ता। ये पढ़ना मैंने अब करीब करीब 7-8 साल हो गए। पहले मैं हिंदी का एक अखबार ज़रूर लेता था, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया। हिंदी में अगर थोड़ी बहुत वैचारिक ऊर्जा बची है तो वो कुछ छोटी पत्रिकाओं में बची है। मतलब उससे आप सहमत हों, ये अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ बची है। लेकिन और ये भी हिंदी की एक विडंबना का रूप है कि एक ज़माने में लेखक अग्रदूत होते थे, प्रतिरोध के, विरोध के, अंतःकरण के। वही कहते थे कि अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। लेकिन आज लेखक ऐसा नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये जिनका आपने जिक्र किया, ये पत्रकार हैं, भले वो लिखते नहीं हैं, बोलते हैं, लेकिन हैं तो वो पत्रकार ही। वो लोग कर रहे हैं। वो किसी हद तक हिंदी की
नैतिक शक्ति और उसके विवेक को, प्रतिरोध की उसकी क्षमता को बचा रहे हैं, जो दुर्भाग्य से लेखक नहीं कर पा रहे हैं। लेखक अपने, अब तो हिंदी में, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है इसलिए उसमें जाना ज़रूरी नहीं है, हिंदी में तो इस समय घोर आत्ममुग्धता और आत्मरति का गलदश्रु समय है हिंदी साहित्य में, आप हिंदी साहित्य में। हाँ, तो वहाँ तो लोग चुप हैं, या तो कायरता के कारण चुप हैं, या इसलिए चुप हैं कि उनकी नौकरी पर आँच ना आ जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी को दांव लगाएंगे, जैसे अपूर्वानंद लगा रखा है। आप बताएंगे कि हिंदी में लिखने वाले पत्रकार क्यों विलुप्त हो रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। एक तो मैं ये कह सकता हूँ, इसका फैसला हिंदी के अखबारों के मालिकों ने लिया। ये उनका लिया हुआ फैसला है। जैसे मैं एक ही समाचार समूह के दो अखबारों को अगर ले लूं, तो इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता, फर्ज कीजिए हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस पर आप कितना पैसा खर्चा करते हैं और जनसत्ता पर कितना पैसा खर्चा करते हैं? इंडियन एक्सप्रेस में एक आप काम कर चुके हैं, और मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ये किसी पर आरोप नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक रिपोर्टर 6 महीना काम कर सकता है और उसको पूरी तनख्वाह मिल सकती है। जनसत्ता में मिलती थी क्या, या मिल सकती है क्या? जनसत्ता के पास फोटोग्राफर भी नहीं था, मेरी जहां तक सूचना है। तो यह एक लिया हुआ फैसला था कि हिंदी को बिल्कुल, जिसे आप कहें कि हिंदी को भूखा मारना है, हिंदी को इतना कुपोषित कर देना है कि उसमें कुछ हो नहीं। अब आप हिंदी में संपादकीय पृष्ठ कहाँ चले गए? हिंदी में संपादकीय पृष्ठ नहीं है, जिससे आप ऑपेट कहते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी में अभी भी कहीं कहीं ऑपेट्स हैं, हालांकि अब कई अखबारों में वो नहीं है, लेकिन ऑपेट्स हैं, हिंदी में नहीं है। तो ये तो लिया हुआ फैसला है ना, मालिकों का लिया हुआ फैसला है कि हम नहीं रहने देंगे। हिंदी को दरिद्र बनाना हाँ, है। यानी हिंदी से ऑक्सीजन ले लेना है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम नहीं लेने देंगे। तो पहले अपराधी तो वो हैं कि वो नहीं करते हैं, और शायद उनके चलते संपादक, जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि हिंदी में अब किसी भी ठीक लिखने वाले को नहीं छापना है, तो हिंदी में जो छपता है उसमें कोई जान नहीं होती है। मुझे सिर्फ एक घटना याद है कि मैं मेट्रो से जा रहा था और चार छात्र थे, उनके हाथ में एक अखबार था। तो दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या चिथड़ा लेके जा रहे हो। तो मैंने देखा हिंदी का एक अखबार था, नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, वो सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार कहता है अपने को। तो मैंने हंसकर कहा कि भाई अखबार है। उन्होंने कहा ये कोई अखबार है, ये चिथड़ा है। और फिर उन्होंने गर्व से कहा कि हम तो द हिंदू पढ़ते हैं सर। तो और ये पढ़ते हैं। और मुखर्जी नगर में ज्यादातर, फिर उन्होंने उसका जातीय विश्लेषण भी किया, लोग यही पढ़ते हैं, यही पढ़ के इनको सूचना मिलती है, यही पढ़ के इनकी अकल बनती है। तो ये एक जानबूझकर किया गया फैसला है जिसमें हिंदी को सूचनाओं से वंचित करना, हिंदी को ज्ञान से वंचित करना, हिंदी को अच्छी भाषा से वंचित करना। अब आप हिंदी, आपने कहा कहाँ है रिपोर्टर जो लिखते हैं। आप अभी पिछले हफ्ते मृत्यु हुई शंकरशन ठाकुर की। शंकरशन ठाकुर को हम उनकी भाषा के चलते याद करते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में लिखने वाले मैं 30-40 ऐसे पत्रकार गिना उंगलियों सकता पर हूँ गिनते चले जाएंगे। जिनको मैं भाषा के लिए पढ़ता हूँ, उनकी रिपोर्ट के लिए कई बार नहीं। जिनको मैं पढ़ता हूँ, अच्छा आज इनकी भाषा है, इनकी भाषा में ये खासियत, इनकी भाषा में ये खासियत। हिंदी में कुछ नहीं है। हिंदी एक तरह की हिंदी है जो हर कोई लिखता है, जो काम चलाऊ हिंदी है। किसी तरह काम चल जाना चाहिए, और इसलिए अब, और ये भी लिया हुआ फैसला था। आपको तो पता है कि नवभारत टाइम्स ने यह फैसला किया था कि हिंदी में हम अंग्रेजी शब्द लाएंगे। ये लिया हुआ फैसला था, ये ऐसा नहीं है कि माने ये क्रमशः हो गया। कई अखबारों ने सजग होकर लिया ये। नहीं, सबसे पहले नवभारत टाइम्स ने लिया कि हम, स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया और उसमें इतने फेल कर गए, ये हिंदी का वाक्य हो गया। मुझे याद है मैंने एक लेख दिया नवभारत टाइम्स में जिसमें पाठ्य पुस्तक लिखा था, जो छप के आया, उस हर जगह टेक्स्ट बुक था।
तो मैंने कहा आपने टेक्स्ट बुक क्यों कर दिया? मेरा ख्याल है कि पत्रकारिता के अलावा हिंदी को गिराने में हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब हालत ये है कि एमए पास करने वाले छात्र साफ सुथरा हिंदी में एक वाक्य नहीं लिख सकते, न बोल सकते। अब तो लेखक भी ऐसे हो गए हैं, युवा लेखक, और में से कईयों को मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलने पर डांट भी लगाई है कि भाई तुमको कितनी अंग्रेजी आती है, तुम कहाँ से बेवजह अंग्रेजी के शब्द आते हैं। अंग्रेजी आए, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, उसको ज़रूर जानना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा जो आपने एमए तक पढ़ी है उसमें आप इस समय हिंदी में साफ सुथरी हिंदी बोलने वाले इतने बड़े अंचल में, कितने 60 करोड़ में 25 से ज़्यादा नहीं है क्या? तो ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में भी ये जानबूझकर फैसला किया गया है, और अब ये अकस्मात नहीं हुआ है कि हिंदी अंचल के लगभग किसी विश्वविद्यालय की गणना भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में नहीं होती, कॉलेज की भी नहीं होती है, कोई कॉलेज भी उसमें नहीं आता। जबकि एक ज़माने में बनारस, इलाहाबाद, सागर, पटना, ये सब अच्छे विश्वविद्यालय भी थे और ज्ञान के केंद्र भी थे, और इनकी मान्यता थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लेकिन मेरे ख्याल से इस मुद्दे, इस बिंदु पर हम यहाँ इस चर्चा को विराम दे सकते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक विषय तो है, लेकिन जो ख़त्म करें, अशोक जी ने जो शिक्षा की बात बतलाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। हिंदी के साथ दुर्घटना यह हुई है कि हिंदी को पर एक बोझा डाल दिया गया। वह बोझा था इस राष्ट्र को ढोइए, तो उसके चलते हिंदी स्कूल में बिल्कुल ही एक निष्प्राण भाषा हो गई, जिसको पढ़ने में छात्र की, विद्यार्थी की कोई रुचि नहीं हो सकती थी। सबसे ज्यादा अरुचिकर पाठ हिंदी में हुआ करते थे, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा छात्रों को अनुशासित करना, सिखाना, आज्ञाकारी बनाना, ये पूरा जिम्मा हिंदी ने ले लिया और हिंदी की किताबों ने ले लिया। इसका काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद जैसे चूंकि हिंदी से आनंद चला गया, सौंदर्य चला गया, तो आपकी हिंदी को सिर्फ आप काम चलाओ तरीके से इस्तेमाल करते रहे। इसलिए अब जो एमए में, उनकी गलती नहीं है, एमए में जो छात्र छात्राएं पहुंचते हैं उनके पास वो हिंदी नहीं होती, इसलिए उनको कठिनाई होती है अज्ञेय का एक पाठ पढ़ने में, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ पढ़ने में, या मुक्तिबोध का पाठ पढ़ने में, क्योंकि उसके लिए जो आधार स्कूलों को बनाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, और हम कैसे उबर पाएंगे इससे, यह कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप जैसे जैसे सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि हिंदी को, राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहिए, हिंदी पनीली होती जाएगी और नारे की भाषा बनती जाएगी। तो वो नारे की भाषा बन जाएगी तो जाहिर है कोई भी जटिलता उसमें नहीं रह जाएगी। इस बिंदु पर हम यहाँ खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको कुछ ऐसे सूत्र मिले होंगे जिससे आप अपनी इस भाषा को, हिंदी को, उसकी वर्तमान स्थिति को कहीं बेहतर समझ पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।